हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यह एमसीक्यू 90 डेज प्लानर सीरीज से संबंधित है। तो आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट एमसीक्यू है। एंशिएंट हिस्ट्री के तहत हमने डे 1 से लेकर डे 3 तक पूरा एमसीक्यू को हमने आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज यह डे 3 का वीडियो है। इसके अंतर्गत गुप्त काल, पुष्यभूति वंश तथा दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। इन गुफाओं में मिलने वाले चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो जो अजंता की गुफा है उसमें मुख्य रूप से वह बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसमें बुद्ध के जीवन का व्यष्टि और समष्टिगत पक्ष पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो अजंता की गुफा जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इस चित्रण में, अजंता की गुफाओं के चित्रण में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन शामिल है। इन चित्रों में बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का आकर्षक एवं सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही संबंधित है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अजंता गुफा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी हमने बताया कि अजंता की गुफा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन के व्यष्टि और समष्टिगत पक्ष से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अजंता की गुफा से संबंधित, तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां शामिल हैं। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आइए, एलोरा की गुफा से संबंधित है। ठीक है, एलोरा की गुफा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म पर ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन अगर आप एलोरा की गुफा देखेंगे, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफा की भांति, लेकिन एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्ति कला को वहां पर प्रस्तुत किया गया है। और एलोरा की गुफा में आप लोग देखेंगे तो टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12 तक 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 गुफा नंबर 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 5 गुफा नंबर 30 से 34 तक वह जैन धर्म से संबंधित है। तो टोटल एलोरा की गुफा में टोटल 34 गुफाएं हैं। इनका निर्माण लगभग 600 से 1000 ईस्वी के मध्य में की गई थी। ठीक है, तो इसका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब है एलिफेंटा की गुफा से संबंधित। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एलिफेंटा गुफा में मुख्य रूप से उसका जो आकर्षण का कारण है वह हिंदू धर्म से संबंधित भगवान शिव की मूर्तियां और नक्काशी उसका आकर्षण का मुख्य कारण है। ठीक है, तो अजंता की गुफा हो, एलोरा की गुफा हो या एलिफेंटा, ये तीनों जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा मुंबई के समीप एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है और यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण कार्य जो है 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गुप्त काल के दौरान निर्मित कौन सा मंदिर गर्भगृह की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है? यानी कि गुप्त काल के दौरान ऐसा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था जिसमें गर्भगृह देखने को मिलती है? तो अब ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह यूपी में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें गर्भगृह स्थापित किया गया था, जो कि हिंदू मंदिर निर्माण शैली का एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बेसर शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? देखिए, मंदिर निर्माण की कई सारी शैली है, नागर शैली, बेसर शैली। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत में नागर शैली, तो दक्षिणी भारत में बेसिकली हमें बेसर शैली के उदाहरण देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत। ठीक है, तो स्वाभाविक है अगर आपसे पूछा जाए कि बेसर शैली के निर्माण का प्रमुख उदाहरण, तो आप तुरंत जाइए कि दक्षिण भारत की कौन सी मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का है हेलेवीड का होयसलेश्वर मंदिर। यह बेसर शैली में निर्मित किया गया है। ठीक है, यह इसे कुछ वर्ष, मेरे ख्याल से पिछले वर्ष यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया है। ठीक है,
होयसलेश्वर मंदिर हेलेबीड कर्नाटक में स्थित है या बेसर शैली का एक बेहतर उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो मंदिर जो है वह नागर शैली का उदाहरण है। कहाँ पर है खजुराहो मंदिर? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर को देखा जाए तो वह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इसे चोल राजा राज चोल ने 1010 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ पर? तंजावुर में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, तो इसे आप मंदिर निर्माण की शैली है। द्रविड़ शैली भी दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। नागर शैली उत्तर भारत के और बेसर शैली दोनों जगह कॉमन मिलता है। कहीं कहीं उत्तर भारत की भी कुछ मंदिरें मिल सकती है और दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण बेसर शैली में किया जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? बताइए सही क्रम क्या था गुप्त वंश के शासकों का? देखिए, सबसे पहले गुप्त वंश के जो संस्थापक है वह श्रीगुप्त को माना जाता है। 275 ईस्वी में इसने गुप्त वंश की नींव रखी थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना, इसका पुत्र। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना और इसके बाद समुद्रगुप्त शासक बनता है। अब बताइए कि कौन सा यहाँ पर मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम है। 7 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इच्छुक हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, ए का हो जाएगा 2। समुद्रगुप्त पर क्रमांक, बी का हो जाएगा 1। चंद्रगुप्त द्वितीय शक्रादित्य, सी का हो जाएगा 4, तो डी का हो जाएगा 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह उपाधि से संबंधित है कि कौन से शासक को क्या उपाधि दी गई थी। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। श्रीगुप्त आदिराज या महाराजा धीराज, घटोत्कच महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज या विक्रमांक, समुद्रगुप्त पर क्रमांक या भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त को शक्रादित्य, शकोपाल और क्रमादित्य के उपनाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर से सुमेलित करना है, आइए इसे हम लोग सुमेलित करते हैं। ठीक है, एक तरफ है यहाँ पर अभिलेख और दूसरा तरफ दिया गया है यहाँ पर प्रमुख शासक। आसान प्रश्न है थोड़ा सा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, ए का हो जाएगा 3। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, बी का हो जाएगा 4। मंदसौर कुमारगुप्त से संबंधित है, सी का हो जाएगा 1। मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो 9 का आंसर बी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का काल सही है कि 329 से 355 तक माना जाता है। सही है 329, और उसी समय देखेंगे कि गुप्त संवत की भी नींव डाली गई थी और वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। हालांकि श्रीगुप्त ने उसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को चला, सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, सत्य है। गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 238 वर्षों का अंतर है। देखिए यहाँ पर यह गलत है। कैसे? गुप्त संवत जो है कब शुरू हुआ था? 319 से 320 ईस्वी के पास जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत को चलाया। और शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 78 शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दोनों को बीच 241 वर्षों का अंतर है। आप लोग इसे देख लीजिएगा लेस करके कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, सत्य है। समुद्रगुप्त की माता राजकुमारी कुमार देवी थी, सत्य है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी, सत्य है। और समुद्रगुप्त को देखेंगे वीणा बजाने का शौकीन माना जाता है। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग पढ़ने को इच्छुक हैं तो पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ एक कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और विद्या का संरक्षक माना जाता है। कविराज की इसने उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इसे दर्शाया गया है। इसकी उपाधियां अगर देखा जाए तो पर क्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र प्रक्रमांक, यह इसकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए अभी हमने बताया था मेहरौली स्तंभलेख जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जब मैच हम लोग कर रहे थे तो हमने बताया था कि मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो इसका कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, क्योंकि मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है, कथन दिए गए हैं, वह बिल्कुल सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं था? नवरत्न यानी कि उसके दरबार में 9 विद्वानों को संरक्षण दिया गया था, तो उनमें कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चरक देखेंगे तो उसके नवरत्न में शामिल नहीं था। अन्य नवरत्नों में देखा जाए तो अमर सिंह थे, छपनक था, कालिदास था, इसके अलावा बेताल भट्ट भी था, वररुचि भी था, वराहमिहिर था, ये सभी उसके नवरत्न थे, लेकिन चरक उसमें शामिल नहीं था। तेरा का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चीनी ग्रंथों में भारत को यून 2 कहा गया है, सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था, यह भी सत्य है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो भारत 399 से 414 ईस्वी के दौरान फाहियान भारत आया था, ठीक है। अपने यात्रा विवरण में फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सांस्कृतिक दशाओं का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही है? कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाया था, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था, यह भी सत्य है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण स्कंद गुप्त ने करवाया था, देखिए गलत है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्कंद गुप्त के द्वारा नहीं, बल्कि कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक, करवाया गया था, ठीक है। तो 1 2 सही है और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और इसमें बौद्ध विहार की भी स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो 15 आप लोग समझ गए होंगे। सती प्रथा का पहला अभिलेख, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला बार विवरण हमें देखने को मिलता है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ठीक है। स्कंद गुप्त ने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया, सत्य है। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य चक्रपालित को सौंपा था, यह भी सत्य है। स्कंद गुप्त ने वृष शैली के नए सिक्के जारी किए थे, यह भी सत्य है। तो कौन सा असत्य है? तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। भीतरी स्तंभलेख से पुष्यमित्रों और हूनों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो सौराष्ट्र के जूनागढ़ से मिला है, ठीक है। तो 17 का आंसर डी, सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। अब आइए गुप्त काल के प्रशासन का सही क्रम क्या है? यहाँ पे प्रशासन का क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले भुक्ति, विषय, विधि और पेट, यह प्रशासन का एक महत्वपूर्ण क्रम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी। देखिए गुप्त काल में जिले तहसील में विभाजित होते थे और तहसील को विधि कहा जाता था। इसी प्रकार तहसील पेठ में विभाजित होते थे और पेठ गांव में विभाजित होता था। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा साम्राज्य होता था, जिसका हेड राजा होता था। साम्राज्य के बाद क्या आता था? प्रांत। प्रांत यानी कि राष्ट्र या भुक्ति, प्रांत को ही भुक्ति कहा जाता था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचिए, ठीक है। और इसके बाद जिला, जिला जो होता था उसको विषय कहा जाता था और इसका हेड विषयपति होता था, ठीक है। फिर ग्राम समूह, भुक्ति, तहसील, ये सब होते थे। इसके नीचे फिर पेठ होते थे, तहसील पेठ में विभाजित होता था और फिर पेठ जो होता था वह गांव में विभाजित होते थे। तो यह गुप्त काल का प्रशासन की संरचना रही है गुप्त काल की।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, बिल्कुल सत्य है। और उस समय आप देखेंगे तो राजा ही सर्वसर्वा होता था। गुप्त काल का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य होता था, सत्य है। गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, यह भी सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, एक तरफ है सूची 1 और दूसरा तरफ है सूची 2। महादंड नायक, महादंड नायक जो था वह युद्ध एवं न्याय का मंत्री होता था। ठीक है, ए का हो जाएगा 2। महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था, बी का हो जाएगा 1। दंडपाशिक पुलिस विभाग, दंड पुलिस, सी का 3। और महाभंडागाराधिकृत राजकीय कोष यानी कि महाभंडार अधिकृत यानी कि राजकीय कोष, डी का 4। 2, 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए 20 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। गुप्तकालीन अधिकारी और उससे संबंधित विभाग, कुमारामात्य प्रांतीय अधिकारी, महादंड नायक युद्ध एवं न्याय का मंत्री, महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री, दंडपाशिक पुलिस विभाग, महाभंडाराकृत राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी। यह गुप्तकालीन अधिकारी और संबंधित विभाग था। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था, यह बिल्कुल सत्य है। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, सही है। और गुप्त काल में न्याय वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था, यह भी सत्य है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। आइए, गुप्त काल में समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे ऊपर जो था ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद था वैश्य और वैश्य के बाद होता था शूद्र। इस प्रकार से गुप्त काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उस समय की न्याय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के रुपया कहलाते थे, गलत है। ठीक है, गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो स्वर्ण सिक्के जो होते थे, स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को, देखिए यहां पर दिया गया है कि इस काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था, रजत सिक्के को यानी कि चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। यानी कि पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। ठीक है, और ताम्र यानी कि तांबे के सिक्के को मापक कहा जाता था, मापक। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा गलत है। अब बच गया बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन के होते थे। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए, गुप्त काल के प्रारंभ में स्वर्ण के सिक्के कुषाणों के मानक के अनुरूप थे, लेकिन बाद में वजन बढ़कर यह 144 ग्रेन का हो गया था। ठीक है, तो 22 का आंसर बी। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस समय भू राजस्व की दर 1/6 थी, बिल्कुल सत्य है। भू राजस्व की दर जो उस समय थी वह 1/6 थी। हिरन एक प्रकार का नगद कर था, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि हिरन एक प्रकार का नगद कर था। ठीक है, और बलि धार्मिक कर। मेय कर अन्न के रूप में दिया जाता था, सत्य है। और मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, यह भी सत्य है। तो चारों सत्य है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन इसे पढ़ सकते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? गुप्त काल के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा गलत दिया गया है? ठीक है, तो अग्रहत प्रतिभूमि सही है। देवामात्रिक वर्षा के द्वारा सिंचे जाने वाली भूमि सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। सरकावती कंकरीली भूमि लिखा गया है, जबकि कंकरीली भूमि अगर देखा जाए तो कंकरीली भूमि को सरकरा कहा जाता था। ठीक है, और जो सरकावती जो भूमि थी वह रेतीली भूमि होती थी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अर्घहत प्रतिभूमि देवामात्रिक वर्षों के द्वारा सींची जाने वाली भूमि, और सरकावर्ती रेतीली भूमि, और सरकरा कंकरीली भूमि। ठीक है, सदवल घास का मैदान, यह था गुप्त काल के दौरान। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अग्रहत प्रतिभूमि सत्य है, देवामात्रिक वर्षा के द्वारा सींचा जाने वाला भूमि सत्य है, और सरकावर्ती रेतीली भूमि कहलाती थी, और सरकरा कंकरीली भूमि, और सदवल घास का मैदान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? देखिए यूपीएससी में 10 नंबर का जो सवाल मेंस में आता है उसमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, गुप्त काल को क्लासिक युग कहने का कारण है कि कला और साहित्य के दृष्टिकोण से एक समृद्ध युग माना जाता है गुप्त काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, की मरम्मत दूसरी बार किसने करवाई थी? ठीक है, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सुदर्शन झील का दूसरा बार पुनरुद्धार किसने करवाया? तो दूसरा बार जो पुनरुद्धार है वह स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। पहली बार मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया और दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला सवाल, वर्धन वंश के किस प्रथम शासक ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी? तो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने ही परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद में 2 पुत्र होते हैं, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, और इसकी पुत्री जो थी वह राज्यश्री इसकी पुत्री थी। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन शासक बनता है। ठीक है, और राजवर्धन के बाद देखेंगे जब इसकी हत्या हो जाती है तब हर्षवर्धन शासक बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रभाकर वर्धन। निम्न में से सही कथन को चुने। शशांक कट्टर बौद्ध धर्मावलंबी था, गलत। देखिए बौद्ध धर्म के विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वह शशांक को भी माना जाता है, क्योंकि शशांक ने बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बौद्ध विहारों को नष्ट किया था, बौद्ध भिक्षुकों को इसने मार डाला था। तो यह बौद्ध धर्मावलंबी नहीं माना जाता, पहला गलत। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, यह बिल्कुल सत्य है। अभी हमने बताया कि बौद्ध धर्म के विनाश का बहुत बड़ा कारण था, बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, चैत्य को नष्ट किया, विहारों को नष्ट किया, बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया था। यह कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो केवल 2 सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हर्षवर्धन ने 5 राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन थे? बताइए। हर्षवर्धन का साम्राज्य देखेंगे काफ़ी विस्तृत था। उत्तर में देखेंगे कि हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लवी तक इसका एक विशाल साम्राज्य था, और इसके साम्राज्य के अधीन पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 5 प्रांत हर्षवर्धन के शासन के अधीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। हर्षवर्धन महायान संप्रदाय को मानता था, सत्य है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन कन्नौज में करता था, गलत है। हर्षवर्धन के काल में 5वीं बौद्ध सम्मेलन प्रयाग में हुआ, गलत है। प्रयाग में नहीं बल्कि कन्नौज में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सत्य है? केवल एक सत्य है, केवल एक। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, सत्य है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था, यह भी सत्य है। और हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर शामिल नहीं था, यह भी सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। ठीक है, इसका आंसर डी। 32 नंबर, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि गुप्त साम्राज्य के बाद का जो काल रहा है वह सामंतवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो सामंतवाद और भूमिदान उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गुप्तोत्तर काल में धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर आप ऑप्शन गौर से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि गुप्तोत्तर काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास होता है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए गुप्तोत्तर काल की, तो एक महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य प्रतीत हो रहा है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में इतिहास का एक ऐसा काल था जहाँ पे हमें धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। हिंदू धर्म का भी विकास होता है, बौद्ध धर्म का भी विकास होता है, जैन धर्म का भी विकास होता है। तो इस दृष्टिकोण से आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखकर समझिए कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बीच कौन सा एक प्रमुख अंतर हो सकता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गुप्त काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, केंद्रीकृत गुप्तचर व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था गुप्त काल में केंद्रीकृत थी, लेकिन गुप्तोत्तर काल में सामंती व्यवस्था का उदय होता है। और अभी हमने एक दो प्रश्न पहले ही डिस्कस किया था कि गुप्तोत्तर काल की महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो सामंतवाद का उदय। तो यह 34 का आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। और आज का हम लोग लास्ट सवाल और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं कि ह्वेंसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया। तो ह्वेंसांग ने CUK नामक पुस्तक लिखी थी। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री हमने 3 डे का MCQ था और लगातार 3 दिन हमने MCQ के रूप में एंशिएंट हिस्ट्री को फिनिश किया है। इन तीनों का एक ही बार PDF जो है कुछ दिनों के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर, वहां पर इसका PDF दे दिया जाएगा ताकि आप वीडियो को देखने के बाद बार बार PDF के माध्यम से रिवाइज करें। और अगर आप फ्री टाइम में जैसे ही हो तो तुरंत आप यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप उसे देख सकें। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के मध्य इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।